हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नीतीश विद्यार्थी बीपीएससी पे स्वागत है। आज से हम लोग करेंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जो आगामी 70वीं बीपीएससी के हिसाब से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, इसमें हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी जैसे इम्पॉर्टेंट जो डाटा होते हैं वहाँ से मैंने सारे न्यूज़ को संकलित करने का प्रयास किया है और साथ ही साथ दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर जैसे हिंदी न्यूज़पेपर को भी हमने इसमें कवर करने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए धैर्य को बनाए रखने की ज़रूरत है। पूरा वीडियो आप आराम से देखें और इसका लाभ उठाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। पॉक्सो एक्ट, तो पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसको 14 नवंबर 2012 को प्रभाव में लाया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब कि ये लड़कियों और लड़कों में भेदभाव नहीं करता है। ये सिर्फ लड़की के लिए कानून नहीं है या सिर्फ लड़का के लिए कानून नहीं है। पॉक्सो एक्ट जो है लड़की और लड़का दोनों के लिए कानून है। ये सेक्सुअली ऑफेंस होने से बचाने का एक कानून है। इसको प्रभाव में लाया गया था, 14 नवंबर 2012 को लाया गया था और इसके तहत मैक्सिमम जो सज़ा का प्रावधान है वो है मृत्युदंड। तो इतना बात याद रखना है। अगर हम इसको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पॉक्सो एक्ट कब आया था, तो 14 नवंबर 2012 को प्रभाव में आया था। अगर हम लोग से ये पूछेगा कि बताइए क्या पॉक्सो एक्ट जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो नहीं, ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है। इसमें मैक्सिमम जो प्रावधान है वो मृत्युदंड का है, याद रखेंगे। दूसरा देखिए क्या है कि केंद्र ने 12 शहरों में औद्योगिक शहर की नींव रखी है केंद्र सरकार ने, ठीक है, और उसमें से एक शहर जो चुना गया है अपना गया चुना गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है। जो विधि आयोग होता है वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होता है और इसका गठन अनुच्छेद 39A के तहत किया गया है। हम लोग इसका याद रखेंगे। सबसे पहले विधि आयोग का जो गठन किया गया था आज़ादी से पहले, वो 1834 ईस्वी में किया गया था और उस विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। आज़ादी के बाद जो विधि आयोग का गठन हुआ वो 1955 में हुआ और उसके अध्यक्ष MC शीतलवार बने। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर आज़ादी के बाद पूछ रहा है तो हम MC शीतलवार को बोलेंगे, और अगर आज़ादी से पहले पूछ रहा है तो 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया था और लॉर्ड मैकाले इस विधि आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए हाल फिलहाल में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, तो लॉ कमीशन की 170वीं रिपोर्ट जो है, 170वीं रिपोर्ट वो इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रावधान से संबंधित था। ये भी हम लोग याद करने का प्रयास करें। चलिए, अब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाल ही में अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा था और स्थापना दिवस मनाने के क्रम में ही उन्होंने अपना एक नया ध्वज और नया प्रतीक चिन्ह का जो है वहाँ पे शुभारंभ किया। तो नया ध्वज का जो रंग है वो नीला कलर का है और उस पर लिखा हुआ है, ध्वज पे क्या लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जय, यानी कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, या विजय वही है जहाँ धर्म प्रबल है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक नए ध्वज का जो है उद्घाटन किया है, तो उस नए ध्वज पे लिखा हुआ जो वाक्य है वो क्या है, तो यतो धर्मस्ततो जय, और इसका अर्थ होता है कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। जो झंडा था, झंडा का कलर कैसा है जी, नीला कलर है। तो ये भी चीज़ हम लोग को याद रखना है। जो प्रतीक चिन्ह है, जो प्रतीक चिन्ह है उस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंकित है। उस पर क्या है अंकित है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला है कि नमन परियोजना। तो नमन परियोजना का संबंध किससे है, भारतीय सेना से है। नमन परियोजना का संबंध किससे है, भारतीय सेना से, ठीक है। उसके बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इसको शॉर्ट में हम DAC बोल देते हैं। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का क्या काम है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का काम होता है कि रक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो वहीं पे लिए जाते हैं। जैसे क्या सामान खरीदा जाएगा, कौन कौन से यंत्र जो हैं रक्षा विभाग में वो ज़रूरी हैं, किनको हटा देना चाहिए, ये सभी जो निर्णय होते हैं
वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के माध्यम से लिए जाते हैं। और इसके जो प्रमुख होते हैं, जो हेड होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के, वो जो होते हैं रक्षा मंत्री हो सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड और द चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, और आपको दे देगा कि थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, या तो फिर आपको दे देगा कि रक्षा मंत्री। तो ऐसे आपको दे सकता है ऑप्शन, या फिर दे देगा प्रधानमंत्री। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के जो हेड होते हैं वो रक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक से संबंधित जो न्यूज़ है वो देख लीजिए। तो वर्ल्ड बैंक जो होता है जी, तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना कैसे हुआ? तो सबसे पहले 1944 में एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन डीसी में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि दो संगठन का वहाँ पे आविर्भाव हुआ था, एक था IMF और एक था IBRD। शुरू से ही वर्ल्ड बैंक नहीं बना था, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक जो है शुरू से ही नहीं बना था। वहाँ पे दो संगठन बना था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के दौरान, और वो संगठन था, एक था IMF और दूसरा था IBRD। फिर बाद में क्या हुआ कि IBRD ही वर्ल्ड बैंक में बदल गया। लेकिन क्या IBRD खुद से बदल गया? नहीं, ऐसा नहीं था। IBRD जो है एक और संस्था के साथ मिलता है जिसका नाम था IDA। क्या नाम था? IDA। और ये दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा, IBRD को और IDA को, तब ये जा कर के बन जाता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि IBRD जो है बाद में वर्ल्ड बैंक बन गया। किसी देश को यदि वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना है तो उसे सबसे पहले IMF का सदस्यता ग्रहण करना होगा, हासिल करना होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वर्ल्ड बैंक इज़ करेक्ट। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, तो हाँ सही बात है। इसका स्थापना जो हुआ था 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हो गया था, तो हाँ वो IBRD था और बाद में वर्ल्ड बैंक बन गया। क्या कोई देश को अगर वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना है तो सबसे पहले उसको IMF का सदस्य बनना ज़रूरी है? तो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। जब तक वो IMF का सदस्य नहीं बनेगा वो वर्ल्ड बैंक का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया कि वर्ल्ड बैंक कैसे बना जी। IBRD और IDA को मिला करके अगर जोड़ दें, IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये दोनों को IBRD और IDA को अगर मिला दें तो वही जो है वर्ल्ड बैंक बन जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में पूछे कि कितने अंग हैं, तो वर्ल्ड बैंक में 5 अंग हैं। कौन? IBRD, IDA, IFC, फिर MIGA मीगा और ICSID, ये 5 अंग हैं। तो क्वेश्चन आपसे वर्ल्ड बैंक से पूछ सकता है आपको मिला करके कितने अंग हैं, तो 5 अंग हैं। कब स्थापित हुआ? तो 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। किस किस अंगों को मिला देने से वर्ल्ड बैंक बन जाता है? तो IBRD और IDA को मिला देने से बन जाता है। इसका कहाँ पे हेड क्वार्टर है? तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है ना। तो ये हो गया। सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है जून 1915 में इसका शुभारंभ किया गया था और इसका 90% काम जो है पूरा हो चुका है और 17 शहरों में जो है 100% काम खत्म हो चुका है। ठीक है, फेम योजना। फेम योजना जो है इसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है फेम योजना का? इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, फेम 1 को 2015 में लागू किया गया था, फेम 2 को 2019 में और फेम 3 को लागू करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये चीज़ हो गया। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास जो है भारत की पहली बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन तमिलनाडु के सुलूर में और राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। ये भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है आयोजित करवाया गया है तरंग वायु शक्ति अभ्यास। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट तरंग शक्ति युद्धाभ्यास इज करेक्ट। आपको दे देगा कि यह भारत के तरफ से आयोजित पहली बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। तो बिल्कुल सही बात है, ये पहली बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। और दूसरा दे देगा कि क्या यह भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित की गई है। तो हाँ बिल्कुल भारतीय वायुसेना ही आयोजित करवा रही है, न कि भारतीय थल सेना और भारतीय जल सेना, है ना। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित की गई है। तीसरा आपको दे देगा कि क्या ये तमिलनाडु के सुलूर में और राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। तो बिल्कुल इसका जो आयोजन है 2 चरणों में किया गया है। पहला चरण जो था तमिलनाडु के सुलूर में और दूसरा जो चरण था वो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री हाल ही में ब्रुनेई के सुल्तान से मिलकर आए हैं। तो ब्रुनेई के सुल्तान का नाम क्या है? हाजी हसनल बोल्किया। हाजी हसनल बोल्किया। ठीक है, तो ये हो।
चौथा देखिए अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ इसको हिट करना है और यहाँ से अगर मिसाइल को छोड़ा गया तो सबसे पहले ये ऐसे ऊपर जाएगा और ऊपर से आकर के ऐसे हिट करेगा। कुछ मिसाइल जो क्रूज मिसाइल होते हैं ऐसे जा करके डायरेक्ट ऐसे हिट करता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ऊपर जा करके ऊपर से नीचे आकर ऐसे हिट करता है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है और यही अग्नि 4 है। तो अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसी पे सक्सेसफुली जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ इसको टेस्ट किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस मिसाइल को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ हाल ही में टेस्ट किया गया है। उसमें दे देगा ऑप्शन अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। तो उसमें से अग्नि 4 यानी कि 4 जो है वही 4 दिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ, है ना। तो अग्नि 4 जो है वो 4 देगा भाई। तो अग्नि 4 में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आगे ही याद रखेंगे। डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ था 1958 में किया गया था। डीआरडीओ का स्थापना कब किया गया था? 1958 में किया गया था। टीबी क्या है जी? टीबी एक रोग है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है और उस बैक्टीरिया का जो नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए खुदा ना करे, भगवान ना करे, लेकिन अगर टीबी हो जाता है तो वो फेफड़ा को प्रभावित कर देता है। टीबी जो है किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा, ये तो पहले ही हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा नीला रंग का है और उस पर लिखा हुआ वाक्य क्या है? यतो धर्मस्तु जय, यानी कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। ठीक है। वरुण युद्धाभ्यास जो है, वरुण युद्धाभ्यास ये भारत और फ्रांस की नेवी के बीच किया जाता है। ठीक है, तो भारत और फ्रांस को याद रखना है और साथ ही साथ नेवी को भी याद रखना है। ये भारत और फ्रांस की नेवी के बीच किया जाता है। हाल ही में 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है जी, और अब नवरत्न की जो है कुल संख्या बढ़कर के 25 हो गई है। कितनी संख्या हो गई है? 25 हो गई हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बायो E3 पॉलिसी लागू किया गया। तो बायो E3 में E3 का मतलब जो है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से है। तो क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ पॉलिसी नेम्ड बायो E3। तो बताइए कि वेयर E3 स्टैंड्स फॉर, और 3-4 ऑप्शन दे देगा। उसमें बोलेगा कि E3 में E जो है क्या डिनोट कर रहा है। तो एक E जो है E1, E2 और E3 जो है, तो एक E जो है डिनोट कर रहा है इकोनॉमी को, दूसरा E जो डिनोट कर रहा है इन्वायरमेंट को, और तीसरा E जो डिनोट कर रहा है वो एम्प्लॉयमेंट को कर रहा है। ठीक है, तो E3 यहाँ पे ये कर रहा है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए अब है अगला कि कुछ मिशंस लॉन्च किए गए हैं। तो उस मिशंस का जो है क्या इम्पैक्ट है, कौन लॉन्च किया है और किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ये हम देखते हैं। कैसनी ह्यूजेंस मिशन नाम का एक मिशन है, तो ये इसरो के द्वारा है और ये शनि ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है। कैसिनी, देखिए यहाँ पे सिनी है और यहाँ पे शनि है, तो कैसनी ह्यूजेंस मिशन शनि के लिए। मैसेंजर मिशन बुध के लिए, जैसे याद रखेंगे कि मैसेज हम मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे है तो हम बगल वाले के पास मैसेज भेजेंगे ना, तो ये सन के सबसे बगल में बुध है, तो मैसेज कहाँ पे भेजा जाएगा? बुध पे। वोयागर 1 और 2 जो है सोलर सिस्टम का एक्सप्लोरेशन के लिए वहाँ पे किया गया है, तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि फोकैक क्या है जी? फोकैक तो फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। ठीक है, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, तो यही फोकैक है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल जो है सदस्य देश 53 अफ्रीकी देश और 1 चाइना जो है, यानी कि टोटल जो है इसमें 54 देश जो है फोरम यहाँ पे जो है बैठक किया है इस बार फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन पे, जिसमें 53 अफ्रीकी देश और 1 जो है चाइना है। तो एकमात्र अफ्रीका का देश जो इस संगठन का हिस्सा नहीं है फोकैक का, वो कौन है जी? एस्वातिनी है। कौन है? एस्वातिनी, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि हाल ही में चाइना ने अफ्रीकी देशों के साथ एक बैठक का आयोजन किया है जिसका नाम है फोकैक। ठीक है, फोकैक, तो उसमें कौन सा अफ्रीकी देश शामिल नहीं है? तो एस्वातिनी जो है उसमें शामिल नहीं है। LDF जो है लॉस एंड डैमेज फंड, तो लॉस एंड डैमेज फंड जो है इसका स्थापना जो है लॉस एंड डैमेज फंड का COP27 के समय किया गया था, जब COP27 का आयोजन किया जा रहा था मिस्र में।
उसी समय लॉस एंड डैमेज फंड का जो है वहाँ पे आविर्भाव हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। तो इसमें क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो देश नुकसान झेल रहा है उसको सपोर्ट करना, इकोनॉमिकली सपोर्ट करना, वही उद्देश्य है लॉस एंड डैमेज फंड का। अब अगला है इंटरपोल। तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में, ठीक है। और भारत के तरफ से सीबीआई जो है इंटरपोल में अपना प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इंटरपोल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो इंटरपोल में भारत को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो सीबीआई। कौन करता है? सीबीआई इंटरपोल को रिप्रेजेंट करती है भारत के तरफ से। और ये कलर कोडेड जो है नोटिस जारी करता है। तो कलर कोडेड नोटिस का संख्या कितना होता है? 7, ठीक है। 7 कलर कोडेड नोटिस होता है। अब देखिए एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है जी? देखिए मंगल और बृहस्पति जो है, जैसे ये है, मान लीजिए कि सन है, और उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और उसके बाद बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये हो गया आपका मंगल और ये हो गया आपका बृहस्पति, मान लीजिए। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे जो है, हाँ, क्षुद्र ग्रह है जी, ग्रह का टुकड़ा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो वैसे ही अगर पूछेगा कि बताइए ट्रोजन एस्ट्रॉइड क्या है, तो ये बृहस्पति जिस कक्षा में ऐसे घूम रहा है, तो बृहस्पति वाले कक्षा में ही छोटा जो है, जो ग्रह है, छोटा जो ग्रह का टुकड़ा है वो घूमते रहता है इसी वाले कक्षा में। तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रोजन बेल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होता है और ट्रोजन बेल्ट क्या होता है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में, और ट्रोजन बेल्ट जो होता है बृहस्पति के कक्षा में होता है, ठीक है। अब देखिए कि ब्रिक्स का इस बार मीटिंग जो हुआ वो कहाँ हुआ जी? सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुआ। ब्रिक्स का कहाँ हुआ है? रूस में। आर फॉर रशिया यहाँ पे। तो ब्रिक्स का कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। ब्रिक्स में अब कुल कितने देश हो गए हैं? 10 हो गए हैं। पहले से कौन था? बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, है कि नहीं? पहले 5 था, लेकिन अब जो आ गया है यूएई, ईरान, ठीक है। उसके बाद इजिप्ट, इथियोपिया और सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इजिप्ट और इथियोपिया, ये 5 देश और शामिल हो गए हैं। यानी कि टोटल जो देश हो गए हैं वो ब्रिक्स में कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 45% का प्रतिनिधित्व अब ब्रिक्स करने लगा है। 44% ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, यानी कि पूरे विश्व में जितना भी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है उसमें 44% जो है ब्रिक्स उत्पादन करता है। और पूरे इकोनॉमी का, पूरे विश्व का 28% जो है वो ब्रिक्स जो है अब कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब आपसे कुछ क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बताइए ये जो बेपी कोलंबो होता है, बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट, ये क्या है भाई? तो बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट जो है बुध पर भेजा गया है, ठीक है। बुध पर बेपी कोलंबो बुध पर भेजा गया है। और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा के द्वारा, ठीक है। यानी कि यूरोप और जापान मिलके, यूरोप और जापान, ठीक है ना, यूरोप और जापान, यूज, ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा, यू से यूरोप और ज से जापान वाला जाक्सा, ठीक है। तो बेपी कोलंबो जो है उसको यूरोप और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो भेज रही है, ठीक है, यूज, याद रखिएगा। युद्धाभ्यास जो है, तो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में महाजन फील्ड रेंज में, राजस्थान में ये स्थित है और ये 20वां संस्करण है। तो युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। इंडियन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मीटिंग हुआ है। तो इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों से वार्ता की है। देखिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है कि जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देश कहने का मतलब वैसे देश जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं मेनली, तो वे सभी मिलकर के जीसीसी का निर्माण किए हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का निर्माण किए हैं। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, ठीक है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, ठीक है। तो इसमें 6 देश है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि हाल ही में भारत ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों के साथ मीटिंग किया है एस जयशंकर ने। तो आप बताइए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में से निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपको इसमें याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन सा देश है। तो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, ठीक है। अब देखिए हाल ही में, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भेड़िया का अटैक हो गया बहराइच उत्तर प्रदेश में,
बहराइच उत्तर प्रदेश में ये भेड़िया का अटैक हो गया था। ठीक है। प्रेसबू आई ड्रॉप का निर्माण किया गया था जी। ठीक है, तो इसको अब अवैध घोषित कर दिया गया है। लेकिन ये प्रेसबू आई ड्रॉप जो था ये प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए जो है ये लाया गया था। ये कुछ ऐसे ज्योग्राफी वाले सेक्शंस आ गए हैं कि पठार, तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, शिलांग पठार। ठीक है, तो ये क्रम में सजाने के लिए आ सकता है कि आपको बोल देगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में सजाइए पठारों को। तो इधर पश्चिम है और इधर पूर्व है, तो आपको बोलेगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए या तो पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए, कुछ भी दे सकता है। तो आप यही है जी उसका क्रम। सबसे पहले मालवा, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, फिर छोटा नागपुर, फिर शिलांग का पठार, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यही फिर से आ गया प्रेसबू आई ड्रॉप। तो प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए लाया गया था, परंतु इसको अब अवैध घोषित कर दिया गया है, यानी कि ये अच्छा आई ड्रॉप नहीं है। RCEP क्या होता है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। ठीक है, RCEP वही है। तो ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है 10 जो देश हैं आसियान के उसके बीच में, और चाइना, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। यानी कि इसमें टोटल RCEP में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट RCEP इज करेक्ट, यानी कि RCEP के बारे में कौन सा सही है। तो पूछेगा आपसे कि बताइए कि क्या RCEP जो है वो एशियान देशों का एक ट्रेड एग्रीमेंट है विथ चाइना, जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो हाँ, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए कि क्या इस RCEP में भारत शामिल है? तो बिल्कुल नहीं, भारत तो इसमें शामिल ही नहीं है। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताइए जो RCEP है, RCEP के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या भारत इसका सदस्य है? तो नहीं। क्या इसमें 15 सदस्य हैं? तो हाँ। क्या ये विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? तो ये भी बोल देंगे कि हाँ, सही बात। ठीक है, तो भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत जो है इसके 15 जो सदस्य हैं RCEP का, उसमें से 13 के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है, चाइना और न्यूजीलैंड को छोड़कर। चाइना और जो न्यूजीलैंड है इससे भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है, लेकिन इसमें शामिल 13 सदस्यों के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से ही कर चुका है। ठीक, चलिए अब है अगला इम्पोर्टेंट। ये गोड्डा पावर प्लांट इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, झारखंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कि इनर लाइन परमिट जारी हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम में अभी लागू है इनर लाइन परमिट। ठीक है, न्यायाधीश का चुनाव होगा जी। इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने न्यायाधीशों को चुनाव के जरिए वो वहाँ पे मतलब उनका नियुक्ति करेगा, यानी कि न्यायाधीशों का नियुक्ति अब जो होगा तो उसमें चुनाव होगा कि कौन न्यायाधीश रहने चाहिए। तो मैक्सिको। ठीक है, चंद्रमा पर भूकंप का पता लगाया चंद्रयान 3 ने। GST काउंसिल क्या होता है? तो GST काउंसिल का स्थापना अनुच्छेद 279 के तहत किया गया। इसका अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु पुरस्कार सूरत। ठीक है, स्वच्छ वायु में रहोगे तो सूरत अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, स्वच्छ वायु पुरस्कार सूरत में। तापी पाइपलाइन जो है, तापी पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तापी पाइपलाइन तो ये क्या है? 1814 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, ऑल्सो नोन एज पीस पाइपलाइन। आपको क्वेश्चन दे देगा कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट तापी पाइपलाइन इज करेक्ट। आपको ऑप्शन दे देगा इट ऑल्सो नोन एज पीस पाइपलाइन, सही है। क्या इसकी लंबाई 1814 किलोमीटर है? सही बात है। ये तापी पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन देशों के साथ किन देशों से गुजरती है? तो टी से क्या हो गया? तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। ठीक है, यानी कि तापी पाइपलाइन इन्हीं 4 देशों से गुजरती है जी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इस पाइपलाइन से नेचुरल गैस जो है लाया जा रहा है, तुर्कमेनिस्तान से लाया जा रहा है और अन्य देशों को ये बांटते आएगा। ठीक है, भारत जो है इसको 2008 में ज्वाइन किया और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है सहयोग कर रहा है। तो आपको अगला ऑप्शन दे देगा कि बताइए क्या तापी पाइपलाइन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक सहयोग कर रहा है? तो हाँ, सही बात है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ही सहयोग कर रहा है, न कि विश्व बैंक या और कोई बैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है हम सहयोग कर रहा है तापी पाइपलाइन के लिए। ठीक है, आगे देखिए कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना।
तो ये 1 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली देने की योजना है और इसके लिए 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली दी जाएगी। ठीक है, तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली। मंकी पॉक्स वैक्सीन को WHO ने मान्यता दे दी है, तो कौन सा वैक्सीन को? पहला वैक्सीन है जी, तो पहला वैक्सीन कौन सा है जी? बावेरियन नॉर्डिक वैक्सीन, यानी कि MVA-BN वैक्सीन। ठीक है, बावेरियन नॉर्डिक दोनों आप याद रखिएगा, MVA-BN या तो बावेरियन नॉर्डिक वैक्सीन जो है इसको जो है मान्यता दे दिया गया है WHO के द्वारा, और ये मंकी पॉक्स का पहला वैक्सीन है जिसको WHO ने मान्यता दिया है। तो इसका नाम क्या है? MVA-BN या तो फिर बावेरियन नॉर्डिक वैक्सीन। B से बावेरियन और N से नॉर्डिक वैक्सीन। ठीक है, बावेरियन नॉर्डिक वैक्सीन। ठीक है, GST क्या है जी? GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसका जो लाया गया था 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। GST परिषद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 279A का 1 के तहत। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, शत्रु संपत्ति अधिनियम जो है 1968 में लाया गया था जी। पाकिस्तान, चीन ये सब की संपत्ति का अधिग्रहण, मान लीजिए कि हमारे देश में ये इंडिया है और यहाँ पे कोई पहले से रह रहा था आज़ादी से पहले, जो आज भी उसी के नाम पे संपत्ति है और अब वो पाकिस्तान में चला गया है, तो ये संपत्ति का जो है भारत सरकार अधिग्रहण कर लेगा। तो ये जो अधिनियम लाया गया था, ये कब लाया गया था? ये अधिनियम लाया गया था 1968 में लाया गया था। ठीक है, कैंसर की दवाओं पर GST जो है अब 12% से घटा करके 5% कर दी गई है। क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में जो है GST परिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसके तहत कैंसर की दवाओं पर GST को घटा करके कितना प्रतिशत से घटा करके कितना प्रतिशत करने का निर्णय। तो GST को जो घटाया गया है तो वो घटाया गया है, पहले 12% था और अब घटा करके इसको GST उस पर 5% कर दिया गया। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो नेपाल उसका सदस्य बन गया है जी। और ऐसा सदस्य बनने वाला जो नेपाल है वो 101वां देश है। केमा देश है जी? 101वां देश। ठीक, गैलीथिया की खाड़ी, देखिए याद रखना है कि ग्रेट निकोबार पर द्वीप पर जो कोई खाड़ी है जी, हाँ खाड़ी है, जिसका नाम क्या है? गैलीथिया। क्या नाम है? गैलीथिया। इसको एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार का ये महत्वाकांक्षी परियोजना है कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो गैलीथिया की खाड़ी है, तो गैलीथिया की खाड़ी को जो है एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि गैलीथिया की खाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। गैलीथिया की खाड़ी ग्रेट निकोबार द्वीप पर। IUCN जो है जी, IUCN क्या है? यह जीवों की प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, यानी कि ट्रिब्यूनल। इसका स्थापना 1948 को किया गया था। ठीक है, और मुख्यालय इसका जो है स्विट्जरलैंड में है। ये रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है, अब ये है किसान मानधन योजना, PM किसान मानधन योजना। तो 2019 को इसको शुरू किया गया था, इसका 5 साल पूरा हो गया है जी। इसके तहत छोटा और सीमांत किसान जो है उसको 60 वर्ष के उपरांत 3000 रुपया की मासिक पेंशन दिया जाता है, यानी कि हर महीने आपको 3000 रुपया मासिक पेंशन आपको मिल जाएगा, छोटे और किसान सीमांत किसान को। ठीक है, बिहार में 3.4 लाख किसान जो है पंजीकृत हैं और ये भारत में प्रथम स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसान अगर PM किसान मानधन सम्मान योजना से अगर जुड़े हुए तो वो बिहार के किसान हैं। ठीक है, इस पेंशन के लिए क्या किया जाता है कि 18 से 40 वर्ष के आयु के किसानों को 60 वर्ष की उम्र तक 55 रुपया से लेकर के 200 रुपया प्रति माह तक योगदान करना पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए PM किसान मानधन योजना के बारे में कौन सही है? इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। हाँ बिल्कुल सही है, 12 सितंबर 2019 को की गई थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन देगा कि इसमें 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। हाँ, 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद याद रखिएगा, 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलता है 3000 रुपये मासिक, हर महीना 3000। क्या इसमें रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करने में सबसे आगे बिहार के किसान हैं? सबसे ज़्यादा बिहार के किसानों ने पंजीकरण किया है। हाँ बिल्कुल सही बात। इसमें पेंशन में क्या किया जाता है कि 18 से 40 वर्ष तक जो है 18 से 40 वर्ष के आयु के किसानों को 60 वर्ष की उम्र तक 55 से लेकर के 200 रुपया तक जमा करना होता है। तो हाँ, 55 से 200 रुपया तक जमा करना होता है। अगला है कि वरुण युद्धाभ्यास क्या है जी?
तो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच युद्धाभ्यास किया जाता है, ठीक है, और इस बार ये भूमध्य सागर में किया जा रहा है, वरुण युद्धाभ्यास, ठीक है। शक्ति भी जो है, शक्ति वो भी भारत फ्रांस। डिजर्ट नाइट और गरुड़ ये भी भारत फ्रांस। तो डिजर्ट नाइट और गरुड़ जो है ये वायुसेना के बीच में किया जाता है, भारत और फ्रांस के बीच में। शक्ति जो है पानी में, यानी कि नहीं सॉरी जल में, यानी कि सॉरी क्या बोलते, शक्ति जो है थल यानी कि ज़मीन पे थल सेना दिखाती है, ठीक है ना, भारत और फ्रांस की थल सेना। और वरुण युद्धाभ्यास जो है भारत और फ्रांस की नौसेना जो है वहाँ पे करती है। भूमध्य सागर में इस बार इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि टील कार्बन क्या है। तो टील कार्बन जो है साफ पानी में स्टोर हुआ कार्बन, यानी कि कोई मान लीजिए नदी है, झील है, तालाब है, तो उसमें है कि अगर कोई कार्बन स्टोर करता है, वैसा कोई नदी, झील, तालाब जो बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में वायुमंडल से कार्बन को स्टोर करने का काम करता है, तो वो जो होता है वो टील कार्बन के रूप में जाना जाता है। टील कार्बन, यह कार्बन ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करता है। और क्या है जी टील कार्बन, इस पर एक विस्तृत अध्ययन किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि टील कार्बन को लेकर के हाल ही में एक विस्तृत अध्ययन कहाँ किया गया है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। टील कार्बन वायुमंडलीय कार्बन को सोखने में अहम भूमिका निभाता है, अर्थात टील कार्बन वैसे जल भाग का हिस्सा है जिसमें कार्बन संग्रहित हो, ठीक है। तो टील कार्बन का मतलब क्या हुआ जी कि कोई मान लीजिए कि नदी तालाब है जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है, और ये वायुमंडल से अगर मान लीजिए कि पूरा कार्बन को सोखता है, तो ये जो कार्बन है, इसमें सोखा हुआ कार्बन है, उसी को हम लोग टील कार्बन बोलते हैं। यानी कि साफ पानी में जो कार्बन स्टोर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टील कार्बन बोलते हैं। और टील कार्बन पे जो अध्ययन किया गया है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किया गया है। और ये भारत का पहला रामसर स्थल भी है, जानते हैं हम लोग। देखिए, भारत का पहला रामसर स्थल कौन था जी? 1981 में इसको दर्जा दिया गया था, ठीक है। 1971 में कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन हुआ था जी। और 1981 में पहला रामसर जो है भारत को मिल गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, और चिल्का झील जो था उड़ीसा में। ये दो गो जो है जगह को रामसर सूची में शामिल किया गया था 1981 में, और ये भारत का पहला रामसर स्थल था। कौन? केवलादेव और चिल्का झील। केवलादेव और चिल्का झील। और इसी केवलादेव में टील कार्बन पर अध्ययन किया जा रहा है। युद्ध अभ्यास बिटवीन भारत एंड अमेरिका, ठीक है। कहाँ? महाजन फायरफील्ड रेंज जोधपुर में, ठीक है, राजस्थान में। तो क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, यह कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन दे देगा, बताइए। तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पे किया गया है जी? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? तो राजस्थान में महाजन फायरफील्ड रेंज में जोधपुर, ठीक है। वैसे ही वज्र प्रहार, सैल्वेक्स और कोप इंडिया जो है अमेरिका और भारत के बीच में किया जाता है। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका की आर्मी करती है, सैल्वेक्स जो है नेवी करती है, और कोप इंडिया एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। मिशन मौसम का जो है, मिशन मौसम को जो है वो कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो ये 2 वर्षों के लिए इस पे 2000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए मिशन मौसम के लिए कितना का बजट का प्रावधान किया गया है? तो मिशन मौसम के लिए 2000, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में 2000 करोड़। कितना? 2 वर्षों में 2000 करोड़। और इसका काम क्या है जी? मौसम परिवर्तन तथा मैनेजमेंट का पहले से ही अच्छे से पता लगा लेना कि मौसम में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, ताकि हमारे किसान जो हैं या फिर जो सेना के जवान हैं वो विषम परिस्थितियों में भी अपने कार्यों को संपादित करने में जो है सुचारू रूप से उसको पूरी कर पाएँ। तो इसीलिए मिशन मौसम को जो है वो क्रियान्वित किया गया है, और इसका 2000 करोड़ रुपया का जो है वो क्या है? बजट है। सांख्यिकी पर अस्थायी समिति बनाई गई थी, ठीक है, और इसका काम था कि 2024 का जनगणना करवाना, ठीक है, अस्थायी समिति का। तो इस पे अभी जो है भंग कर दिया गया है। इस समिति को क्या कर दिया गया है? भंग कर दिया गया है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रणव सेन। कौन थे? प्रणव सेन। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाल ही में जनगणना 2024 के उद्देश्य से सांख्यिकी पर अस्थायी समिति का गठन किया गया था, जिसे भंग कर दिया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रणव सेन थे। कौन थे? प्रणव सेन थे, ठीक है। देखिए,
यागी नाम का एक टाइफून बहुत ही तबाह किया हुआ था जी, यागी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये भारत है आपका, ये भारत अगर है, सॉरी, ये अगर मान लीजिए कि ये भारत है, मान लीजिए, और इधर जो है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये सब है। तो इधर भारत के इधर वाले पोर्शन में, म्यांमार में, लाओस में, वियतनाम में, इधर एक चक्रवात आया हुआ था, और इधर हम जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी है, तो उधर चक्रवात आया था जिसको इधर हम लोग टाइफून के नाम से जानते हैं। तो उसका नाम था यागी। क्या नाम था? यागी नाम था। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी तूफान था। तो इसी के लिए राहत और बचाव कार्य के लिए भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या था जी? ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए ऑपरेशन सद्भाव का संबंध किससे? तो चक्रवात यागी से। म्यांमार, लाओस तथा वियतनाम में जो चक्रवात आया था, टाइफून जो आया था, उससे बचाव के लिए, राहत कार्य के लिए भारत का ऑपरेशन था ऑपरेशन सद्भाव। ठीक, फिलाडेल्फी कॉरिडोर। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में बताइए। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है जी, ये गाज़ा पट्टी और मिस्र के बीच में है, 14 किलोमीटर लंबा, ऐसे 14 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, और 100 मीटर जो है, ये 100 मीटर, मात्र 100 मीटर चौड़ा ये जो है चौड़ा कॉरिडोर है, और 14 किलोमीटर जो है लंबा कॉरिडोर है। किसके किसके बीच में? गाज़ा पट्टी, यानी इधर गाज़ा पट्टी और इधर मिस्र है। तो गाज़ा पट्टी और मिस्र के बीच में, गाज़ा इधर है, गाज़ा, और इधर जो है मिस्र है, तो गाज़ा और मिस्र के बीच में 14 किलोमीटर लंबी जो ये पट्टी है, इसी को हम लोग फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहते हैं। ठीक, विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जा रहा है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर। इस बार का थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। भारत ने इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 1992 में किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा मतलब सही है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में लाया गया था, सही बात है। भारत इसमें 1992 में हस्ताक्षर किया था, याद रखिए 1992 में, यानी कि 5 साल बाद जो है भारत उस पर सिग्नेचर अपना हस्ताक्षर कर दिया था। और बोलेगा कि बताइए ओजोन संरक्षण से संबंधित है, तो बिल्कुल सही बात है, और ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इस बार जो है 16 सितंबर को मनाया जा रहा है, हर बार 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम इस बार का क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना। ठीक है ना। पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना 4 को मंजूरी मिल गई है। 62,500 किलोमीटर नई सड़कों तथा पुलों का निर्माण किया जाएगा, और इसका जो लागत है पीएम ग्राम सड़क योजना का इस बार 70,125 करोड़ रुपया, 70,125। तो इसको हम लोग 70,125 याद करेंगे, 70,125 करोड़ रुपया है ना, पीएम ग्राम सड़क योजना। पीएम ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को ही की गई थी। चलिए देखिए, फिर से आ गया है तापी पाइपलाइन। तापी पाइपलाइन तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, 1814 किलोमीटर लंबा। सहयोग कौन कर रहा है जी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तुर्कमेनिस्तान से जो है प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस लाया जा रहा है इन सभी देशों में। ठीक, इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं। ऑपरेशन सद्भाव, देखिए फिर से आ गया। भीषण बाढ़ आ गया था, किसके कारण? यागी टाइफून के कारण। तो ऑपरेशन सद्भाव भारत के द्वारा चलाया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए जो कोच बने हैं वो बन गए हैं संतोष कश्यप। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ठीक है, यानी कि भारत के जो फुटबॉल का महासंघ है उसके जो अध्यक्ष बन गए हैं, कोच बन गए हैं, सॉरी कोच जो बन गए हैं वो है संतोष कश्यप। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो बन गई है आतिशी, कौन? आतिशी मार्लेना, है ना, मार्लेना, आतिशी मार्लेना। ठीक है। भारत का पहले वंदे मेट्रो ट्रेन जो था, वंदे मेट्रो ट्रेन, उसका नाम बदल करके कर दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल। क्या? नमो भारत रैपिड रेल, इसका नाम बदल के कर दिया गया है, और ये गुजरात में चलाया जा रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम वंदे मेट्रो ट्रेन, वंदे मेट्रो ट्रेन जो है कहाँ चलाया गया है? तो गुजरात। बोलेगा कि क्या वंदे मेट्रो ट्रेन के नाम से चला है? तो नहीं, इसका नाम बदल के कर दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल। क्या कर दिया गया है? नमो भारत रैपिड रेल, इसका नाम बदल के कर दिया गया।
ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज स्टर्न ब्रिज। तो स्टर्न ब्रिज जो होता है वायुसेना का है भारत और ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच स्टर्न ब्रिज, ठीक है। तो भारत और ओमान के बीच और कौन होता है, नसीम अल बहर और अल नजाह भी होता है भारत ओमान, और नसीम अल बहर जो होता है वो भारत और ओमान के बीच होता है, ठीक है। भारत में एम पॉक्स का जो पहला मामला आया वो केरल में आया था, ठीक है। एम पॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो कि पॉक्सविरिडे परिवार का सदस्य है, ठीक है ना। पॉक्सविरिडे परिवार का सदस्य है, याद रखिएगा। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो है उसमें भारत जो है जीत गया है। ये हॉकी का जो चैंपियंस ट्रॉफी था, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का, उसमें भारत जीत गया है चीन को हरा करके। चीन में ही हराया था, ठीक है। आयोजन भी उसका चीन में ही किया गया था। बुकर पुरस्कार 2024 जो है ये साहित्य के लेखन में अग्रणी पुरस्कार है, ठीक है। देमचोक और डेप्सांग विवाद किसके साथ है जी, लद्दाख और चीन के बीच में है, यानी कि लद्दाख जो भारत का क्षेत्र है और चीन, वहाँ पे जो है ये विवाद चल रहा है। देमचोक और देप्सांग जो जगह है उसको लेकर के विवाद चल रहा है, किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में। और ये देमचोक और देप्सांग है कहाँ, आपको ऑप्शन दे देगा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको मानना है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में ये जगह है डेमचोक और देप्सांग। डेमचोक और देप्सांग जो है इसके लेकर के विवाद है भारत और चीन के बीच। तो ये जो जगह है कहाँ जी, तो लद्दाख में। आतिशी जो है वो दिल्ली की तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई है, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई है, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले थी सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित और इस बार बन गई है आतिशी, ठीक है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024, तो इसके 5 स्तंभ है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है और इस सूचकांक में भारत जो है टियर 1 में पहुंच गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाल ही में जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्न में से कौन सही है। 4 दे देगा। पहला दे देगा कि बताइए क्या इस सूचकांक को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इस सूचकांक के 5 स्तंभ है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर देगा कि इस सूचकांक के अनुसार भारत टियर 1 में पहुंच गया है, तो सही बात है, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। तो भारत टियर 1 में पहुंच गया है, साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत टियर 1 में पहुंच गया है। इस सूचकांक के 5 स्तंभ हैं, याद रखिएगा कि साइबर सिक्योरिटी जो हैं तो वो जो सूचकांक निकलता है, इंडेक्स जो निकलता है, उसके 5 स्तंभ हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है कि लेबनान और सीरिया में क्या हो गया था जी, पेजर विस्फोट हो गया था। पेजर हिजबुल्लाह के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। पेजर्स क्या होता है कि एसएमएस भेजने वाला एक संदेश उपकरण होता है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। हिमालय के 6 नदियों का जलों का बंटवारा है, जिसमें जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए चिनाब, झेलम, सिंधु, रावी, ब्यास और यहाँ पर है सतलज, यही 6 नदियाँ हैं। तो ऊपर वाली ये जो 3 नदियाँ हैं ये पाकिस्तान को मिलता है और नीचे वाली 3 नदियों का जो मालिक है वो भारत है। तो इसका भारत यूज़ करता है और इसका पाकिस्तान यूज़ करता है, यानी कि ये तीनों मिला करके कुल 80% पानी हो जाता है और ये जो है ये तीनों मिला करके कुल 20% ही पानी है। तो यही जो है सिंधु जल समझौता के तहत किया गया था। तो इसमें क्या है कि रावी, ब्यास और सतलज का पानी जो है भारत इस्तेमाल करेगा, जबकि चिनाब, झेलम, सिंधु का जल जो है पाकिस्तान प्रयोग करेगा। और भारत जो है चिनाब, झेलम और सिंधु के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा सकता है, ठीक है। इसमें वर्ल्ड बैंक जो है मध्यस्थता किया था, ठीक है। चंद्रयान 4 का काम क्या है जी, कि चंद्रमा के नमूनों को वापस धरती पर लाएगा, ठीक है। चंद्रमा का जो नमूना है वहाँ पर, मान लीजिए कि चंद्रमा पर उतरा, यहाँ पे लैंड किया, तो यहाँ से कुछ मिट्टी उट्टी का नमूना लेकर के वापस कहाँ पे आ जाएगा, पृथ्वी पर आ जाएगा, ठीक है। चंद्रयान 4। एमपॉक्स का पहला मामला केरल में मिला है, ठीक है। भारत का पहला अपना अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर होगा, अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पे नहीं होगा, कब होगा, 2035 में होगा। और मानव युक्त चंद्र मिशन भारत लॉन्च करेगा 2040 तक। एनपीएस वात्सल्य का जो है लॉन्च किया गया है 18 सितंबर 2024 को, ठीक है। 18 वर्ष के नीचे वाले बच्चों को के लिए लॉन्च किया गया है एनपीएस वात्सल्य। मोसाद जो है वो इजराइल की एक क्या है जी, इंटेलिजेंस यूनिट है, यानी खुफिया विभाग है, ठीक है। आसियान चैंपियंस हॉकी जो है तो उसमें चीन जो है
हार गया है भारत से, ठीक है। जूट के उत्पादन में जो है पहला जो है पूरे विश्व में भारत पे है। और सिरसा जो मिल था वो भारत का पहला जूट मिल था कोलकाता में। रिसरा सॉरी, सिरसा नहीं, रिसरा जो है भारत का पहला जूट मिल था, ठीक है। तो ये हो गया आपका वीनस ऑर्बिटल मिशन के लिए यानी कि शुक्रयान के लिए आपका जो है शुक्र ग्रह की जो वायुमंडल का जो है अध्ययन करने के लिए 1236 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 1236 करोड़ रुपए। और ये 2028 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। कब? 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये 63,000 आदिवासी गांवों के लिए ये किया जाएगा, डेवलप उसमें किया जाएगा, ठीक। पीएम जनमन, तो पीएम जनमन जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, तो इसके तहत पीवीटीज को शामिल किया गया और 75 पीवीटी को इम्प्रूव किया जाएगा। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि बताइए कि निम्न में से कौन सी योजनाओं के तहत पीवीटी यानी कि जो विशेष आदिवासी समूह होते हैं जो बहुत अभी पीछे हैं उनको उनके जीवन स्तर को सुधारने का कोशिश किया जाएगा। ऑप्शन दे देगा पीएम जनमन, फिर पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम, तो नहीं, पीएम जनमन जो है उसके तहत जो है 75 पीवीटी को इम्प्रूव करने का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकता है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकता है। 1989 में इसका स्थापना हुआ था G7 सम्मेलन पेरिस के दौरान, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। भारत 2010 में इसका सदस्य बना था। वर्तमान में इसके 39 सदस्य देश हैं। ये 2 प्रकार के लिस्ट जारी करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार अभी शामिल हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, इतना चीज़, ठीक है। एमएसपी क्या है जी? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एमएसपी कहते हैं, ठीक है। टोटल जो है 22 फसल और एक गन्ना पर एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रेमिनरी प्राइस, यानी कि कुल 23 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है, जिसमें 23 में से 14 खरीफ, 6 रबी, 2 अन्य फसल और 1 गन्ना हो गया, यानी कि 14, 6, 20, 2, 22, 1, 23, यानी कि टोटल 23 फसल पे दिया जाता है, यानी कि 14, 6, 2, 1 है ना, 14, 6, 20, 2, 22, 1, 23, 14 खरीफ, 6 रबी, 2 अन्य फसल और 1 गन्ना, यानी कि टोटल 23 फसलों पे जो है एमएसपी दिया जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। कॉफ़ी जो है, तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक उत्पादित करता है जी, सबसे ज़्यादा भारत में जो है कर्नाटक लगभग 70% कॉफ़ी का उत्पादन करता है, ठीक है ना। भारत में जो कॉफ़ी लाया गया था वो यमन के द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा? यमन के द्वारा। सबसे बड़ा उत्पादक जो है विश्व में ब्राज़ील है और भारत का स्थान 6ठा है, ठीक है ना। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया, तो इसका हेडक्वार्टर का है कर्नाटक में है, क्योंकि कर्नाटक ही सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है, ठीक है। इसमें 1 चेयरपर्सन और 33 मेंबर होते हैं। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ जी? कर्नाटक, बेंगलुरु में। रबर बोर्ड कोट्टायम में, इसका हेडक्वार्टर है। टी बोर्ड कोलकाता में और टोबैको गुंटूर में, है ना। देखो जैसे टोबैको को खाएगा तो गटर में गिर जाएगा, तो टोबैको बोर्ड का गुंटूर। टी चाय कहाँ जाके पीजिएगा आप? कोलकाता में। रबर कोट्टायम में। और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में, तो इसलिए इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, ठीक है। तो इतना याद रखिए। अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस, ये दिमाग खाने वाला बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला ये रोग है। बोलेगा आपसे कि हाल ही में एक चर्चित बीमारी जो है अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस है, तो ये कौन से अमीबा के कारण होता है? तो अमीबा का जो नाम है वो है नेग्लेरिया फाउलेरी। क्या है नाम? नेग्लेरिया फाउलेरी, ठीक है। क्या नाम है? नेग्लेरिया फाउलेरी। EOS 08 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 है, तो ये लॉन्च किया जाएगा SSLV D3 के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो SSLV D3 के द्वारा, SSLV D3 के द्वारा। और उसने सबसे पहले किस शहर का इमेज भेजा है? तो पुणे शहर का। किसका? पुणे शहर का इमेज जो है भेजा है। चलिए ये हो गया। देखिए यहाँ पर है
कि S&P ग्लोबल मार्केट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2030-31 तक $7 ट्रिलियन के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट के अनुमान के अनुसार भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कब तक हो जाने का उम्मीद है? 2030-31 तक, ठीक है। और भारत का जो GDP में हिस्सेदारी है वो 3.6 से बढ़कर के 4.5% हो जाएगी। अच्छा, कोई भी देश का जो अर्थव्यवस्था का माप है वो GDP के माध्यम से किया जाता है। तो ये कब अपनाया गया था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में ही ये बात कहा गया था कि किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य माप होगा वो उसका GDP होगा। तो ये कब कहा गया था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में ही कहा गया था, ठीक है। चौथा, वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन, तो ये गांधीनगर में किया गया है, याद रखिएगा। समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक जो है गोवा में, समुद्र राज्य विकास परिषद गोवा में, ठीक है। देखिए, सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए क्वाड ने जो मीटिंग बुलाया था, तो क्वाड कैंसर मून सूट, याद रखिएगा, क्वाड कैंसर मून सूट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है क्वाड के मीटिंग में। किससे? सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए। सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए क्वाड कैंसर मून सूट जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया। GST काउंसिल 279 है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है, वित्त मंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय जल आयोग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। 45वां चेस ओलंपियाड में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। युद्ध अभ्यास 2024 जो है कहाँ पे? राजस्थान के महाजन फायर रेंज फील्ड में किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है युद्ध अभ्यास। पॉक्सो एक्ट बताए थे शुरू में ही कि 14 नवंबर 2012 को ये लागू हो गया था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसमें अधिकतम मृत्युदंड का सज़ा का प्रावधान है और ये जेंडर न्यूट्रल है। हुतीज़ जो हैं, हुदी, ये यमन के लड़ाके हैं, ठीक है। और इसे अंसर अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, अंसर अल्लाह, हुदी, ठीक है ना। भारत को पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मिला। नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट जो अमेरिका के सहयोग से भारत में बनेगा और इसका नाम दिया गया है शक्ति। यानी कि भारत का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिक प्लांट जो है उसका नाम क्या दिया गया है? शक्ति नाम दिया गया है। और जिसमें सिर्फ मिलिट्री के लिए ही सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जाएगा और यूपी के जेवार में यह स्थापित होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के बारे में कौन सा सही है? तो ये अमेरिका के सहयोग से बनेगा, बिल्कुल। इसका जो नाम दिया गया है वो शक्ति नाम दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, शक्ति नाम दिया गया है। यूपी के जेवार में स्थापित होगा, हाँ, यूपी में ही स्थापित होगा, यूपी के जेवार में ही स्थापित होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि आप इजराइल, लेबनान, यमन, गाज़ा पट्टी, ये सब को मैप में आप केयरफुली देख लीजिए, ये सब बहुत न्यूज़ में है। अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश हैं, बताए थे कि नहीं। और इसकी जो हेड क्वार्टर है इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में है। अफ्रीकन यूनियन का जो स्थापना हुआ था 2002 में हुआ था, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जान लीजिए। तो UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना, तो इसमें कुल 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। UN के चार्टर द्वारा 1945 में इसको स्थापित किया गया था। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेड क्वार्टर है। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, ठीक है। तो इसमें अस्थायी सदस्य कौन है जी? रूस है, चीन है, UK है, US है और फ्रांस है, ठीक है। UK, US, फ्रांस, रूस और चाइना, ठीक है। और वर्तमान में जो अस्थायी सदस्य हैं वह स्विट्ज़रलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, जापान, अल्जीरिया, कोरिया, स्लोवेनिया, सिएरा लियोनी, गुआना, ठीक है। और नया अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस तथा पनामा को चुना जा चुका है, जो स्विट्ज़रलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और जापान, यानी कि ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों अब जो हैं अब इसका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और 1 जनवरी 2025 को इन पाँचों के जगह पे पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा जो है वहाँ पे जगह ले लेगा।
अब तक जापान सबसे अधिक बार जो है यूएनएससी का स्थायी सदस्य रह चुका है, कितना बार? 12 बार। और भारत कितना बार रहा है जी? 8 बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपस्फा क्या है जी? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये शुरू में ये 1958 में लाया गया था। ठीक है, 1958 में लाया गया था और शुरू में सिर्फ ये असम के लिए ASSAM, असम और मणिपुर के लिए ही लाया गया था। ठीक है, असम और मणिपुर के लिए लाया गया था। धीरे धीरे जहाँ भी अशांत क्षेत्र लगा वहाँ पे इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के 100 साल पूरे हो गए हैं। इसका खोज तो 1921 में हुआ था, लेकिन इसका आधिकारिक घोषणा जो हुआ था 1924 में किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा 20 सितंबर 1924 को इसका घोषणा किया गया था कि एक सभ्यता की खोज की गई है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इससे 100 साल जोड़िए तो अब की 2024 में इसके 100 साल पूरे हो गए। एक सींग वाले गैंडा जो है तो उसका वैज्ञानिक नाम राइनोसेरस यूनिकॉर्निस। यूनी मतलब एक होता है, तो एक सींग वाला गैंडा यूनिकॉर्निस। ठीक है, यूनिकॉर्निस। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। आयुषन के रेड लिस्ट में ये वनरेबल में है। ठीक है ना। वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। तो श्वेत क्रांति जो है 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था। और विश्व में दूध उत्पादन में भारत जो है पहला नंबर पे है। लगभग पूरे विश्व का 25% दूध अकेले भारत जो है प्रोड्यूस करता है। और भारत में सबसे ज़्यादा दूध यूपी, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश जो है करता है। PM जुगा यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तो इसके तहत ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है सपोर्ट किया जा रहा है। और देश के कुल 549 जिला में 2740 ब्लॉक और 63,000 गाँव को इसमें कवर किया जा रहा है। लगभग 5 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास है। एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एशिया पावर इंडेक्स में जो है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत जो है वो जापान को पछाड़ करके तीसरे नंबर पे आ गया है। जापान को पछाड़ कर तीसरे नंबर पे आ गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एशिया पावर इंडेक्स इज करेक्ट। एशिया पावर इंडेक्स के बारे में कौन सा एक कथन जो है सही है, या कौन कौन कथन सही है? भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी पावरफुल देश है एशिया में, तो हाँ सही बात है। जापान को पछाड़ कर आया है, हाँ सही बात है। पहला पे अमेरिका है, दूसरा पे चीन है, हाँ सही बात है। ये लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब देखिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इसका स्थापना हुआ था और 66 में 2 जोड़ दीजिए तो 68। तो 68 इसका सदस्य देश है। 49 एशिया का देश है और 19 बाहरी देश है। यानी कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ज़रूर नाम है, लेकिन इसमें एशिया के साथ साथ बाहर के भी देश शामिल हैं। इसमें शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा USA जापान का है, फिर चाइना का है, फिर इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। तो ADB में शेयर होल्डिंग के मामले में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। कितना प्रतिशत शेयर? 6.3% शेयर। ADB का मुख्यालय कहाँ है जी? मनीला में है। कहाँ है मुख्यालय? मनीला में। आगे देखिए, अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट। तो अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट जो है इंडियन आर्मी के लिए IIT दिल्ली और DRDO ने मिलकर तैयार किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में अभेद जो है एक प्रकार का वो बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो वो तैयार किया गया है। तो वो तैयार किसने किया है? IIT दिल्ली के सहयोग से DRDO ने। ठीक है, IIT दिल्ली प्लस DRDO मिलकर। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब है कि G4 कंट्री में कौन कौन आता है? G4 में जर्मनी, जापान, भारत और ब्राज़ील। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए कि हिजबुल्लाह का चीफ जो था वो हसन नसरल्ला, उसका मौत हो गया। कौन मारा? इजराइल ने मारा। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जो है WHO के द्वारा जारी किया गया है। तो हेपेटाइटिस किसके कारण होता है जी? वायरस के कारण। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार, ABCDE। ठीक है, हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? लीवर को। किसको? लीवर को प्रभावित करता है। चलिए ठीक है,
हाल ही में पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? तो परम रुद्र। क्या? परम रुद्र। यूएन पर्यटन ने इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस उत्सव मनाने के लिए जॉर्जिया को मेजबान देश चुना है। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो जॉर्जिया को चुना गया है। क्या? जॉर्जिया को चुना गया। श्रीलंका की नई पीएम कौन बन गई है जी? हरिनी अमरसूरिया। हरिनी अमरसूरिया। कौन सूर्या? अमरसूरिया श्रीलंका की नई पीएम बन गई हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। थीम क्या है इसका? पर्यटन और शांति। पर्यटन और उसके साथ साथ शांति इसका थीम। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र जो है न्यूयॉर्क में हो रहा है जी। अध्यक्षता फिल्मोन यांग। कौन? फिल्मोन यांग कर रहे हैं। ठीक है। अल नजाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच में। ठीक है। मत्स्य 6000 जो है तो इसको कौन बना रहा है जी? मत्स्य 6000 महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। चेन्नई में महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान है, वही मत्स्य 6000 को बना रहा है। मत्स्य 6000 क्या है? भारत के लिए एक समुद्री जो है वो अन्वेषण का विषय है। समुद्र में जा कर के उसकी गहराइयों में जा कर के उसके बारे में पता लगाने का काम करेगा मत्स्य 6000। और ये टाइटेनियम का बना है। किसका बना है? टाइटेनियम का बना है। भारत की सबसे नई एयरलाइंस कौन है? संख एयर। कौन? संख एयर। और इसको उड़ान भरने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत 2023-24 में वार्षिक बेरोजगारी दर कितना रहा है जी? 3.2%। 3.2%। मार्शल आर्ट जीतने वाले पहले भारतीय संग्राम सिंह। कौन? संग्राम सिंह, याद रखिएगा। 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड भारत की महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया जा रहा था। ठीक है ना। सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है जी? बेंगलुरु में है। कॉफ़ी बोर्ड का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? कॉफ़ी बोर्ड का भी बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। ठीक है। पीछे हम लोग पढ़े थे। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश है। ठीक है। सिल्क का दूसरा। ठीक है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है सिल्क का और कॉफ़ी का। कर्नाटक। मलबड़ी, ईरी, तसर और मूगा, ये सब क्या है जी? सिल्क के प्रकार हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सिल्क का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से एक नहीं रहे। तो मलबड़ी, ईरी, तसर और मूगा ये जो है सिल्क का प्रकार है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत जो है तीसरे स्थान पे आ गया है। इसका स्कोर कितना है? 39.1 है। स्कोर याद रखिएगा 39.1। जारी कौन करता है एशिया पावर इंडेक्स? लोवी इंस्टीट्यूट। कौन? लोवी इंस्टीट्यूट। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? बीजिंग में। इसके सदस्य देश कितने हैं? 110। देखिए AIIB। ठीक है। तो 110 यहाँ पे नहीं लग रहा है। AIIB तो B को इसे कर दीजिए तो ये जो सदस्य बन गया 110। ठीक है। 110 सदस्य है। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? चाइना में है। इसमें एशिया के साथ साथ अन्य देश भी शामिल है। जैसे ADB में भी बाहरी देश शामिल था, तो वैसे ही AIIB में भी बाहरी देश शामिल है। चाइना सबसे ज़्यादा शेयर करता है 26.6%। उसके बाद इंडिया और उसके बाद रसिया 6% शेयर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। जबकि ADB में भारत का रैंक कितना था? तीसरा था 6.3% शेयर के साथ। ठीक है। तो आगे इसमें देख लीजिए। फिलाडेल्फी कॉरिडोर 14 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तथा 100 मीटर चौड़ा जमीन का एक हिस्सा है जो गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में है। ठीक है। अवैध बुलेट प्रूफ जैकेट जो है DRDO और IIT दिल्ली के सहयोग से भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया है। मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट जो है सितंबर का ख़त्म हो गया और सेकंड पार्ट हम लोग सितंबर का जल्द ही अपलोड करेंगे और हम लोग सितंबर का पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा।